गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्लिप एंड क्लैंप कनेक्शन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है वेल्डेड कनेक्शन। ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीआई सीट के बारे में कि जब भी हम लोग कोई भी रूफ होगी, रूफ कवरिंग के ऊपर जब हम लोग कोई भी चीज सीट का कवरिंग करेंगे तो उसके ऊपर किस तरीके से उनको फिक्स करना होगा। ठीक है, तो अभी क्लैंप एंड क्लैंप कनेक्शन हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो आपका है जो आपका आता है बेल्डेड कनेक्शन। कि बेल्डेड कनेक्शन क्या होता है आपका, बेल्डेड कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। बेल्डेड 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 कनेक्शन। अब बेल्डेड कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई भी बेल्डेड कनेक्शन, जैसे हमारे पास सीट है आपकी, जीआई सीट हो गई या फिर एल्युमिनियम सीट हो गई, उसके ऊपर ना तो हम क्लैंप लगा पा रहे हैं, ना तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं क्लिप लगा पा रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे बेल्डिंग के थ्रू, क्योंकि जो भी आपके नीचे राफ्टर रहेंगे वो भी आपके एल्युमिनियम के रहेंगे, तो वहां पर हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं। तो वेल्डिंग के थ्रू हमारे जो भी स्क्रू रहते हैं या फिर जो भी सीट रहती है वो फिक्स हो जाती है आपकी। सामान्यतः रूफ सीट को पोर्टलैंड से, इसमें लिखा है सामान्यता सामान्यता रूफ सीट को पोर्टलैंड से बेल्ड नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड से क्या किया जाता है, बेल्ड नहीं किया, पोर्टलैंड से बेल्ड नहीं किया जाता है, केवल विशेष औद्योगिक संरचनाओं में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, केवल विशेष औद्योगिक संरचनाओं में प्रयोग किया जाता है। जो भी औद्योगिक संरचना होती हैं वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें बेल्डेड कनेक्शन में क्या होगा, सामान्यतः रूफ सीट को पुर्लिन से बेल्डेड नहीं किया जाता है, केवल विशेष औद्योगिक संरचनाओं में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आपकी औद्योगिक संरचनाएं रहेंगी वहां पर हम इसका प्रॉपर रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपका रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें औद्योगिक सीट्स जो हो गई, रूफ सीट्स होती हैं, उसमें हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो इसमें यही चीजें होती हैं कि केवल विशेष औद्योगिक सीट के लिए हम लोग इन संरचनाओं का विशेष तौर से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें छत कैंची संबंधी पार्ट, मतलब कुछ छत की संबंधी कैंचियां होंगी, उनको किस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें विशेष इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, उन टर्म को प्रॉपर रूप से किस तरीके से हमको प्रयोग करना होता है। तो जैसे इसमें है छत कैंची संबंधी पद, छत कैंची संबंधी पद। तो कौन कौन से पद होंगे इसमें, तो पहला पद आपका इसमें होगा छत कैंची। पहला तो आपको पहला छती कैंची हो गया आपका, छत कैंची। ठीक है, छत कैंची में क्या होगा, ढालू छत के लिए इस्पात का जो ढालू छत के लिए जो इस्पात का त्रिभुजाकार ढांचा आधार के रूप में बनाकर लगाया जाता है,
उसे छत कैंची कहते हैं, उसे छत कैंची कहते हैं। देखिए छत कैंची संबंधित छत कैंची क्या है, ढालू छत के लिए। अब ढालू छत हमारे पास क्या होगी, जैसे एक छत ये है आपका, एक छत ये है आपका। अब इसमें इस टाइप से जैसे छत आपकी बनी है, तो ये क्या होगा, पूरा ये छत होगा आपका। इसको हम लोग पुल्लेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये आपकी EI सीट है, मतलब GI सीट है आपकी। ये क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है आपका, ठीक है। तो इसके बीच में ये क्या है, स्पेसिंग हो जाएगी आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पान। स्पान कितना स्पान है, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, राइज हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों के लिए हम विशेष तौर से देखते हैं। ढालू छत के लिए जो इस्पात का त्रिभुजाकार, भाई त्रिभुजाकार है ही आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार ढांचा आधार के रूप में बनाकर लगाया जाता है, उसे छत कैंची कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, छत कैंची कहते हैं। तो ये छत कैंची बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। इसके पहले भी हम लोगों ने ये डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ा दी है। तो उठान पाठ क्या होता है, छत कैंची संबंधी विशेष तौर से ध्यान भी दिया जाता है। स्पेसिंग ऑफ पोल्डेंट क्या होती है आपकी, कैंची ढाल क्या होती है, तो ये चीज हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पोल्डेंट पर भार, ये हो गया आपका ना। अब पोल्डेंट पर जो आपका रहेगा, पोल्डेंट पर लोड कैसे आएगा आपका, कि जो भी पोल्डेंट रहेगी उसके ऊपर लोड हम लोग किस तरीके से जनरेटेड कराते हैं। तो देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए। पोल्डेंट पर भार, पोल्डेंट पर भार। अब पोल्डेंट पर भार कैसे आता है, छत का आवरण का भार, इसमें क्या लिखेंगे, छत का आवरण का भार, छत का आवरण का भार, चल भार जो चल भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे को, ऊर्ध्वाधर नीचे को कार्यरत, नीचे को कार्यरत है, उसे नीचे को कार्यरत है, उसे W1 मान लेते हैं। उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, W1 मान W1 मान लेते हैं। वायु भार सेकंड आपका क्या है, वायु भार, वायु भार जो कैंची की ढाल, जो कैंची की ढाल ढाल के लंबवत कार्यरत है, के लंबवत, के लंबवत कार्यरत है, के लंबवत कार्यरत है, इसे W2 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे W2 कहते हैं। तो इसमें पोल्डेंट पर जो भार आएगा आपका लोड, ये चीजें समझ लीजिए आप लोग किस तरीके से आपका लोड आता है आपका। छत का आवरण, छत का आवरण क्या होता है आपका, छत के ऊपर जो भी आवरण आपका होता है, जैसे ये आपका छत के ऊपर प्रॉपर रूप से ये आपका छत है, इसके छत के ऊपर बहुत सारा लोड आपका आता है, विंड प्रेशर भी लगते हैं इसके ऊपर, स्नो का भी लोड आता है आपका, बर्फ होती, बर्फ का भी लोड आता है, हिम, जो भी चीजें होती हैं सब पूरा पूरा छत का आवरण, खुद का स्वयं का भी लोड इसके ऊपर आता है। और चल भार, अब चल भार क्या है, मूवेबल लोड है आपका, कि जब भी कोई भी आपका ये ट्रस रहेगा, ट्रस के ऊपर क्या रहेगा, लोड आपके जो आ सकते हैं, एक तो लाइव लोड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, डेड लोड। तो इसमें एक आ गया कि चल भार, मतलब चल भार को हम लोग काउंट करेंगे, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की को कार्यरत रहता है, क्या रहता है, जो नीचे की ओर कार्यरत रहता है, उसे W1 मान लेते हैं। जो भी आपका W1 होता है चल भार, उसको हम लोग W1 की कैटेगरी में लेते हैं। फिर वायु भार जो कैंची ढाल के लंबवत कार्य करता है, वायु भार क्या होता है, जो भी कैंची होती है उसके लंबवत कार्य करता है, इससे हम लोग क्या क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग W2 मान लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ये पोल्डेंट पर लोडेड को काउंट करते हैं।
जब लोड आपका पूरा क्लियर हो जाता है तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोड आते हैं। छत होती है आपकी भाई, छत के ऊपर हम वायु का भी लोड आता है आपका, वायु के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, इनको भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ढालू छतों पर वायु दाब। वायु दाब किस तरीके से आपका कार्यरत करेगा, ये क्लियर हो गया आपका ना। यहाँ तक इसको रफ कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका ढालू छतों पर वायु दाब। ढालू छतों पर वायु दाब। अभी वायु दाब किस तरीके से काम करता है? ढालू छतों पर वायु दाब ज्ञात करने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या है? ढालू छतों पर वायु दाब ज्ञात करने के लिए वायु प्रवाही की दिशा, वायु प्रवाही की दिशा क्षैतिज मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? क्षैतिज मानी जाती है। ढालू छतों पर वायु दाब, ढालू छतों पर वायु दाब निम्न प्रकार कार्य करता है। निम्न प्रकार कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक तो है जब वायु रिज रेखा के अवलंब प्रवाहित हो रही है। जब वायु रिज लाइन के लंबवत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3-4 चीजें होती हैं। ढालू छतों पर वायु दाब को किस तरीके से लगता है? ढालू छतों पर वायु दाब ज्ञात करने के लिए वायु प्रवाही की दिशा, हमको जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चलेगी, विंड चलेगी, उसको क्षैतिज मान लेते हैं हम लोग। कैसे मान लेते हैं? क्षैतिज। जैसे हमारे पास ये लगा हुआ छत और इसी दिशा चल रही है हमारे पास, उसको क्या मान लेंगे हम लोग? ये क्षैतिज दिशा मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेंगे। ढालू छतों वायु दाब निम्न प्रकार कार्य करता है। कैसे करता है? जब वायु रिज लाइन के लंबवत प्रवाहित हो रही है। जब वायु कैसी रिज लाइन के लंबवत प्रवाहित होती है तो उसके ऊपर भी हम लोगों को क्या करना होता है? रिज रेखा के या तो समांतर प्रवाहित होती है या फिर लंबवत दिशा में प्रभावित होती है। तो जब लंबवत दिशा में प्रभावित होगी तो उसका कुछ हम और मानेंगे। अब बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट इसमें है कि जब वायु रिज रेखा, जब वायु रिज लाइन के समांतर प्रवाहित हो रही है, के समांतर प्रवाहित हो रही है, समांतर प्रवाहित हो रही है, तो ढालू छतों को, मतलब ढालू छतों की जिस डायरेक्शन में होती है। देखिए हम लोगों को ये इसलिए करना होता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, कि अगर ये चीजें हम लोग सही से नहीं पढ़ेंगे ना तो इसमें हम लोगों को यही पता नहीं चलेगा कि भाई हमको ये ढालू छतें लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका वर्क क्या है, किस तरीके से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको फोर्सेस अवेलेबल रहेंगे आपके। तो इसलिए हम लोगों को देखना होता है। तो वही इसमें कहा गया है ढालू छतों पर वायु दाब ज्ञात करने के लिए वायु प्रवाही की दिशा क्षैतिज मानी जाती है और ढालू छतों वायु दाब निम्न प्रकार कार्य करता है। जब वायु रिज लाइन की लंबवत प्रवाहित हो रही है या फिर जब वायु रिज लाइन की समांतर प्रवाहित हो रही है। लंबवत प्रवाहित हो रही है या फिर समांतर प्रवाहित हो रही है, समांतर या लंबवत। तो इस तरीके से आपका टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब इसको क्लियरली पढ़ेंगे ना, ये पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में है आपका। जब आप लोग अभी और जाएंगे आगे तो उसमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम रहता है, डायग्राम के साथ साथ एक न्यूमेरिकल पोर्शंस रहता है। उस न्यूमेरिकल पोर्शंस की मदद से हम आपको समझाने की पूरी
कोशिश करेंगे।